नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज पशु परिचर के इस बैच की ये 23वीं क्लास है और अपना मेवाड़ वाला जो गोहिल वंश चल रहा है उसमें ये पार्ट 5 है। ठीक है, यानी 5वां पार्ट है। चूंकि अपने पास में समय भी है तो अपन बहुत अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं आपको जिस इस तरह का पढ़ा रहा हूं, आपका जो 10th का जो लेवल है पशु परिचर का, जिस लेवल का आना चाहिए उससे अच्छे लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोगों में बिल्कुल ही मतलब आप आश्वस्त हो जाएं। ठीक है, कई विद्यार्थी अभी भी होता यह है कि देखो कई जने जो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी किए हुए विद्यार्थी भी ये क्लासेस देखते हैं तो उन्हें ये लगता है, मान लीजिए कोई चीज छोड़ दी या उस लेवल पे, तो क्या सर ये भी आ सकता है। जबकि हर एग्जाम का एक लेवल होता है, अपन उस लेवल से बेटर तरीके से चल रहे हैं, है ना। तो चूंकि इसका टाइटल है, उस टाइटल को ध्यान में रखें, उस टाइटल के अकॉर्डिंग चलना है। मैं पशु परिचर के बैच में आरएस की क्लासेस नहीं दे सकता, फिर भी आरएस के एग्जाम में भी यदि इन क्लासेस को आप आधार बना के पढ़ोगे तो 80 से 90% आप उसमें भी सही कर पाओगे आरएस प्री वगैरह में। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्शन की ड्यूटी से हम मुक्त हो चुके हैं, अब मतगणना है वो होती रहेगी। तो बढ़िया, आप लोगों ने भी जो है अपने मत का प्रयोग किया होगा और राष्ट्र हित में, राज्य हित में किया होगा। परिणाम जो भी आए अच्छा है। ठीक है, अब अपना जो ध्यान रहेगा वो वापस कहाँ रहेगा, क्लासेस पे। तो आप लोग भी यदि अभी आराम की अवस्था में थे तो थोड़े से सक्रिय हो जाना और कमेंट वगैरह कुछ भी, या जो लाइव चैट में नहीं करना है, मोबाइल की स्क्रीन को करो फिर से वही आड़ा और अपन करते हैं इस क्लास को शुरू। आज अपन पढ़ेंगे स्पेशली कुंभा पढ़ेंगे। ठीक है, महाराणा कुंभा। इस पार्ट 5 में अपन जो है महाराणा कुंभा पढ़ने वाले हैं और महाराणा कुंभा में से सवाल बहुत सारे आते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, महाराणा कुंभा पढ़ने वाले हैं। अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना सर पार्ट बी की क्लासेस, सर साइंस की, मैथ्स की सभी आएगी आप लोगों के। दिसंबर में पार्ट बी अपन शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्द जो है साइंस और मैथ्स की भी शेड्यूल देख के शुरू कर दी जाएगी। साइंस और मैथ्स तो फटाफट से, ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं, साथ साथ ही चलाएंगे। आपके एग्जाम से पहले यानी कि आपको रिवीजन करने का भी पर्याप्त समय मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, लेकिन दिसंबर के अंदर ही अपन पार्ट बी, पशु परिचर के पार्ट बी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक, और पशु परिचर के पार्ट बी की टेस्ट सीरीज के अंदर जिसने ज्वाइन कर रखी है, सारे टेस्ट व्याख्या के साथ में जुड़ चुके हैं। और जो पशुपालन वाली जो किताब चलती थी ना, आरबीएसई वाली, जो अब नहीं चल रही है, बहुत लोगों को मिल नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल है वो मिलनी, उस पर आधारित टेस्ट बनाया। तो जिसको नहीं भी मिल रही है उनको फायदा है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बिना समय गवाए ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फिर आपकी इच्छा होगी कि हम तो रह गए सर, तो फिर समय पे पहले ज्वाइन कर लो। क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कम से कम एक आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास में अभ्यास सीरीज है, हम पढ़ते ही तुरंत जो है अभ्यास करते रहेंगे। ठीक, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो कुंभा से पहले अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ चुके अपन कि हाँ पूरा ही अपन ने बापा रावल से शुरू करके और अपन चले हैं आगे आगे। रतन सिंह आया, राणा हमीर आया, ठीक है, राणा लाखा आए, राणा मोकल आए, सारे के सारे अपन ने पढ़े। और राणा लाखा मोकल जितनी भी क्लासें आप लोगों ने देखी है बड़े आनंद के साथ में देखी है, और जैसे मुझे समय मिला वैसे बीच में क्लासेस देने की कोशिश की है। ठीक है, अब अपन नियमित रहेंगे, आप लोगों को भी नियमित रहना है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महाराणा कुंभा। अच्छा, ये 2 बार आ गया राणा राणा, यहां पे इसको कर लेना महाराणा। ठीक है, 2 बार टाइप हो गया, इसको करना महाराणा। महाराणा कुंभा टाइम पीरियड देखो तो 1433 से 1468 तक है। ज्यादा मैटर नहीं करता टाइम पीरियड, लेकिन आपको इनकी घटनाएं ध्यान रखनी है। कुंभा के अंदर यदि आप इनके राजनीतिक जीवन को देखोगे तो देखो आपको इसमें ध्यान कहां देना है वो चीज मैं बता दूं कि कुंभा के अंदर जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है वो इनकी स्थापत्य। ठीक है, कुंभा के समय में क्या क्या निर्माण हुए, कुंभा के समय कौन कौन दरबारी विद्वान थे, कुंभा के समय में कौन कौन से साहित्य रचे गए, इनसे ज्यादा सवाल बनते हैं। कुंभा ने ज्यादा युद्ध नहीं लड़े हैं वो भी बढ़िया ढंग से ही लड़े हैं। देखो इनके समय एक तो परेशान करने वाला मालवा, एक परेशान करने वाला गुजरात, ठीक है, और नागौर का जो है वो अपने क्या है मुजाहिद खां को बना दिया, और उसके बाद में शम्स खां, और वो थोड़ा सा है। लेकिन मैंने बहुत कम सवाल देखे हैं कुंभा से संबंधित जो आप लोगों को युद्ध से संबंधित पूछे जाए, यानी राजनीतिक जीवन से कम पूछते हैं। जो पूछते हैं वो ये है कि सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि। ठीक है, तो आपके पशु परिचर में तो पूछ लेंगे तो कब हुआ यही पूछा जाता है, पशु परिचर में पूछ लेंगे तो ये, बाकी इनके निर्माण से संबंधित। क्योंकि कुंभा को खुद जो है स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है।
राजस्थान की स्थापत्य कह दो, चाहे मेवाड़ की कह दो, जनक कहा जाता है। तो पूछा कहां से जाएगा वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूं, या कुंभा की पूछी जाती है उपाधियां, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। देखो, कुंभा के पिता कौन थे? मौकल थे। अब मौकल की हत्या जिलवाड़ा के युद्ध के समय गए हुए थे वहां हुई थी। ठीक है, चाचा और मेरा ने की थी, बता दिया आपको। खेता के जो है उसमें पेड़ वाला जो किस्सा था, वाकया था कि ये पेड़ कौन सा है उससे संबंधित। ठीक, तो चाचा और मेरा ने वहां हत्या की। फिर कुंभा के ऊपर भी देखो खतरा तो रहेगा, इनके पिताजी की हत्या की है तो कुंभा की भी। ये कहा जाता है कि उस समय उसी युद्ध के शिविर में ही कुंभा भी मौजूद था, लेकिन मेवाड़ के जो समर्पित सामंत थे, रक्षक थे, उन्होंने जो है इनकी रक्षा कर दी और कुंभा उस समय बच गया। ठीक है, कुंभा उस समय जैसे तैसे बच गया, लेकिन कुंभा के सामने समस्या तो है, पिता की हत्या की तो वो इनकी इसकी भी कर सकता है। तो एक समस्या तो ये बनी हुई थी। दूसरी समस्या क्या थी? रणमल की थी। ठीक है ना, रणमल भाई एक ऐसा शासक जो अपने साम्राज्य का, अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। फिर उसमें देखो, जब विस्तार करना चाहते हैं तो वो रिश्तेदारी वगैरह नहीं देखते हैं, तो इसलिए रणमल का भी खतरा बना हुआ था। ठीक है, अपने पिताजी के कौन थे? मामा थे ना, हाँ, माता सौभाग्य देवी। ठीक है, समकालीन शासक में यदि आपको ध्यान रखना है तो देखो, गुजरात का कुतुबुद्दीन, महमूद खिलजी मालवा का, और रणमल और जोधा। क्यों? रणमल का पुत्र जोधा, ये थे मारवाड़ के। तो समकालीन के अंदर यदि पूछे तो ये है। नागौर का शासक शम्स-खां था, जिसको शम्स-खां को तो जो है शासन दिलाया भी कुंभा ने था, क्योंकि गुजरात के कुतुबुद्दीन ने शम्स-खां के भाई मुजाहिद खां को शासक बनाया, तो फिर कुंभा ने सशर्त उसको शम्स-खां को शासक बनाया। फिर वापस शम्स-खां ने बातें नहीं मानी कुंभा की, तो कुंभा ने वापस उसको निकाला। ठीक है, फिर वो वापस इनके पास में गया, गुजरात वाले शासक के पास, और ऐसी उठा पटके चली है। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। आपके पशु परिचर के बैच के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और दूसरी क्लासों में भी, जैसे दूसरे एग्जाम में भी पढ़ोगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट तो है ही। तो स्थापत्य कला का जनक कहे तो कुंभा। ठीक है, चला आगे। अब पढ़ा राणा कुंभारी उपाधियां। देखो, मैं तो इतिहास पढ़ी और तो पढ़ा ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा जो उपाधियां मिली है कि शासक रे वो है राणा कुंभा है। जितनी अगली उपाधियां सारी की सारी जो है राणा कुंभा ही धारण कर ली, और हर उपाधि का कोई ना कोई जो है इसके अर्थ भी निकलता गया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे जो है ये ध्यान रख लेना है कि ये उपाधियां कुंभा ने धारण की। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे नोट की है इस स्लाइड में, उसके अलावा भी उपाधियां कुंभा ने कई सारी धारण की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में तो पूछेंगे तो इससे बाहर नहीं पूछने वाले। क्या क्या किए हैं? महाराजाधिराज महाराणा, यानी कि राजाओं के अंदर भाई महाराजाओं का भी धीराज, यानी महाराजाओं का भी राजा। ठीक है, महाराणा, राणाओं का भी राणा, महाराणा है। राणा रासो, ये उपाधि दी इसको साहित्य के कारण। ठीक है, देखो रासो साहित्य होते हैं, राणो रासो साहित्य के कारण। राजगुरु, यानी कि राजनीति में अव्वल है, राजनीति में भी ये एक तरह से गुरु है। दान गुरु, दान देने के कारण। हाल गुरु, यानी कि गिरि दुर्गों के निर्माण के कारण, गिरि दुर्गों का पुनर्निर्माण इसके कारण। छाप गुरु, छापामार पद्धति। ठीक है, छापामार युद्ध पद्धति होती थी ना, जिसमें आपने छापामार में जो नाम सुना होगा वो महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके सुने हैं, जबकि छापामार युद्ध पद्धति यहां से शुरू हो गई थी। छाप गुरु इसीलिए कहा गया। परम गुरु, गुरुओं का भी गुरु। हिंदू सुल्तान, यानी कि हिंदू शासकों में सर्वश्रेष्ठ, और उस समय जो आसपास मुस्लिम शासक थे उनसे रक्षा करने वाला हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, इनको उपाधि मिली है अपनी संगीत निपुणता के कारण, संगीत के प्रति प्रेम के कारण। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा राव राय, रावरायन, राणे राय, परम भागवत, आदिवरा। अब ये परम भागवत और आदिवरा कैसी उपाधियां हैं? ये उपाधियां हैं जो गुर्जर प्रतिहार शासक अपने पढ़े हैं वो धारण करते थे ऐसी। तो यूं थोड़ी है कि गुर्जर प्रतिहार धारण करता तो कोई दूसरा शासक कर कौन सके। इनके पट्टा रजिस्ट्री की भी नहीं होता उपाधियां के माए। ठीक है, अब जो है उपाधियां धारण नहीं कर सकते, संविधान में अनुच्छेद आ गए हैं और नियम बन गए, उसके अपने शिक्षा और इनसे संबंधित छोड़ के कोई उपाधियां धारण नहीं की जा सकती। ठीक है, अब जैसे डॉक्टरेट की ये भी मानद उपाधि है। डॉक्टरेट की जैसे पीएचडी करते हो तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे। ये उपाधियां परम भागवत और आदिवरा का मतलब क्या होता है पता है? विष्णु भगवान के उपासक होते हैं वही धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं?
विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं शासक या विष्णु भगवान को मानते हैं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, वो ये उपाधियां धारण करते हैं। क्या है इस स्लाइड का सार? माता पिता के नाम याद रखने हैं, ठीक है, समकालीन शासक कौन थे वो याद रखना है, स्थापत्य कला का जनक कहते हैं ये याद रखना है, और ये सारी उपाधियां जो है कुंभा ने धारण की ये ध्यान रखना है। इस स्लाइड का सार यही है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, ये नया नया जो जुड़े नहीं, एक गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्ते सर, यही करते रहते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, करो भले एक बार कर दियो बिंगे बाद में। और आधे जने तो सर पशु परिचर की किताब कब आएगी सर, कब आएगी? जब आएगी मैं खुद बताऊंगा, उसके अलावा भले आप 100 कमेंट भी करोगे ना, तो ज्यादा कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आपको या तो टाइम आउट या फिर आपको कमेंट करने से हमेशा के लिए वंचित किया जा सकता है। मतलब टेक्निकल टीम के पास भी दिन के 100 मैसेज आ जाते हैं, सर कब आएगी कब आएगी। अरे भैया जब आएगी हम बताएंगे, हो सकता है 15-20 दिन भी लग जाए, 25 दिन भी लग जाए, हो सकता है 10 दिन बाद भी तैयार हो जाए तो आ जाए। इसलिए हमें भी पता है कि आप लोगों को किताब की आवश्यकता है, हम भी देना चाहते हैं ना भाई, हमारे तो 2 पैसे की कमाई है कि नहीं? भले सेवा हो लेकिन फिर भी कमाई तो है। हम ये खर्चा किससे निकालते? रॉयल्टी से निकलेगा। तो दिखती बात है कि हमें तो किताब देनी है। हाँ, आप लोगों की उत्सुकता है, हम समझते हैं, सर फलानी पब्लिकेशन निकालनी, आपने अभी तक क्यों नहीं निकाली? भाई फलानी की स्थान उसका है, मेरा स्थान मेरा है। आप न मैं उनके जितना कर पाऊंगा या उनके जैसा बन पाऊंगा, न वो मेरे जैसा कर पाएंगे या मेरे जैसे बन पाएंगे। सबका अपना अपना स्टैंड है, अपना अपना काम है। ऐसा देखो, मैं अब निःशुल्क इतनी आपको क्लासेस कंटिन्यू देता हूं, कोई और देता है नहीं, तो सबकी अलग अलग चीजें होती है। इसलिए फलानिया ने किया है तो आपका क्यों नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। जब आएगी मैं खुद बता दूंगा। कमेंट बार बार करो, चाहे लाइव चैट में, आपका ध्यान तो उसी में रहता है। मेरा कमेंट देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा, बोलेंगे कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कॉपी करूं पेस्ट करूं, कॉपी करूं पेस्ट करूं, इस चक्कर में रह जाओ और कुंभा निकल जाए। भाई ये निकल गए, लाखा निकल गया, मोकल निकल गया, कुंभा निकल जाएगा, धीरे धीरे मेवाड़ वंश निकल जाएगा और आप जो है कमेंट कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। अरे बंधुओं पढ़ाई में ध्यान दो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा मैटर इधर है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान। कुंभा ने देखो अपडेट जो है वो टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलती है, जब भी आएगी या जो भी होगी। भाई मान लो हमारा कवर भी तैयार हो गया, व्यवस्थित अपडेट हो गया, तो वो भी टेलीग्राम पे पहले आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है 1,88,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो वाला अपना ओरिजिनल है, ठीक है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट मत किया करो। कुंभा ने शासन, देखो शासक बन सबसे पहले जो है अपने पिता के हत्यारों को मारा। अब पिता के हत्यारों में कौन कौन थे? चाचा मेरा, ठीक है। हत्यारे कौन कौन थे? ये कौन कौन थे? चाचा और मेरा। अब ये चाचा और मेरा को मारा। चाचा का पुत्र अक्का और इनको भड़काने वाला महपा पवार, दोनों चीजें आपको बताई, ठीक है। अक्का बता रहा हूं, अब महपा पवार लास्ट क्लास में बता दिया था। ये वापस भाग के चले जाते हैं मालवा, कि थोड़ी घनी उठा पटक में जाए दौड़ मालवा, ठीक है। यहां पे कुछ भी होगा मेवाड़ के अंदर, कुछ भी, जैसे कि अपने क्या है वो मेवाड़ का भीष्म पितामह जिसे कहा जाता है चुंडा, वो भी गए थे कहां? मालवा। तो कुछ भी होगा तो पलायन की स्थिति में मालवा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चाचा मेरा तो इनको तो मार दिया, और अक्का और महपा पवार फिर पहुंच गए मालवा और फिर वहां से भड़काना शुरू कर दिया। और फिर एक खतरा क्या बना हुआ था? रणमल। हालांकि रणमल की सहायता से ही इन्हें मरवाया, लेकिन रणमल जो है गुटबंदी करता था, दलबंदी करता था, समूह बनाता था, ग्रुप बनाता था बार बार। अब ग्रुप बने हुए जो है कभी भी भड़क सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसको कुंभा को भी खतरा महसूस होता था कि कभी भी जो है बगावत करवा देगा या कुछ करवा देगा, तो इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, रणमल का भी, कि ओ मतलब आदमी जो है सातिर है, वो किसी टाइम गोड़ा भी दे सके। भाई जो मदद कर रहा है ये इतनी तो हो सकता है कि ये कभी जो अपने लिए खतरा भी बने, तो कि इसको मरवाना है। अब इसको कैसे मरवाना? इसको डायरेक्ट मार नहीं सकते। भाई अपने जो पिताजी है उनके मामा जी थे, अब यहाँ पे जो है लेकिन मरवाना तो पड़ेगा। तो फिर क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे रणमल की एक प्रेसी थी, हालांकि ये जो थी ना हंसाबाई की दासी थी, रणमल की प्रेसी बारमली को जो है अपने विश्वास में लिया और बहुत प्रेम करता था रणमल इससे, बारमली से। भाई बारमली से प्रेम करता था और देखो रात में मतलब पैग एक बना के देती थी बारमली, ठीक है। तो पैग बना के ही, पैग में ही क्या दिया? जहर। जहर मिला के बारमली ने दिया रणमल को, और रणमल जो है उससे
मारा गया। अब जिस समय रणमल मारा गया उस समय रणमल का पुत्र जोधा भी वहां मौजूद था। जब कहते हैं कि मारवाड़ का कोई ऐसे पुंगी बजाते हैं ना, वो पुंगी वादक वहां पे था, उसने इस तरीके से पुंगी बजाई कि उसमें संदेश दिया कि भाग सके तो भाग रे जोधा थारो रणमल यूं मारो जाए। ठीक है, इस तरीके संदेश दियो, वो संदेश जोधा समझ गयो और बटो भाग गयो। ये है वहां की शॉर्ट आपको जो स्टोरी साथ में ध्यान रखनी है। तो आपको फैक्ट क्या ध्यान में रखना, रणमल को उसकी प्रेयसी भारमली के जरिए जहर दिलवाया गया। ठीक है, भारमली और रणमल ये प्रेयसियां इतिहास में बहुत याद रखनी है आपको। ठीक है, हंसाबाई की मध्यस्थता से अब क्या होगा, रणमल को मराने से यहां पे क्या होगा, संबंध मारवाड़ से हो गए कटु। ठीक है, कटु संबंध हो जाने से फिर बाद में खतरा तो देखो मारवाड़ का बना रहेगा। जो विधर्मी शासक थे वो तो थे ही, लेकिन यहाँ पे जो सधर्मी शासक थे वो भी, वहां पे भी खतरा बना है। तब फिर जो है समय के अनुसार ना तो जोधा भी राज कर सकता है, जोधा के पास से भी सोजत वगैरह बहुत सारे छीन लिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर हंसाबाई, अब हंसाबाई आई कहां से थी, मारवाड़ से, मेवाड़ की रानी थी, मारवाड़ से आई थी। हंसाबाई ने कहा कि यूं तो है कुटीजन मर जाइए आपस में, उल्टा रो करावा। ठीक है, तो हंसाबाई की मध्यस्थता से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य एक संधि करवाई गई जिसको कहा गया आवल बावल की संधि। आप लोगों को इसका टाइम पीरियड ध्यान में रखना है, ये 1453 को हुई है। ठीक है, 1453 को हुई है। इस संधि का मतलब है आवल, आवल एक पौधा होता है, आवल पौधा है कि जटा तक आवलिया वो है मेवाड़ और जटा तक बावलिया वो है मारवाड़। बावलिया यानी बबूल, देसी बबूल जो होता है ना, ये देसी क्या रहे, इजरायली बबूल, इनके बावलिया। तो जहां तक बबूल है वहां तक मारवाड़ और जहां तक आवल है वहां तक, इसलिए कहा गया आवल बावल की संधि। तो यह आवल बावल की संधि सीमा निर्धारण के लिए 1453 के अंदर हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हुई किसके बीच में, राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। हुई किसकी मध्यस्थता से, हंसाबाई ने करवाई है। ठीक है, और मारवाड़ मेवाड़ की इसमें सीमा का निर्धारण किया गया। आप लोगों को जो याद रखना है अकॉर्डिंग टू पशु परिचय बैच, वो ये है कि आवल बावल की संधि कब हुई और किसके मध्य, ये याद रखना है। स्टोरी जो है मैंने आप लोगों के समझने के लिए बताई। आगे बात समझ में बैठ गई दिमाग में, बढ़ा आगे। ठीक है, आइए अब देखो यहाँ पे संधि हुई है, थोड़े से संबंध और अच्छे करने होते हैं ना इतिहास में कहीं भी, तो क्या किया जाता है, वैवाहिक संबंध किया जाता है कि भाई हगई हथपण ब्याह होगा, बिंगे बाद में के कुटाला निवे भी बेवाई होगा, है ना, तो उसके बाद में झगड़े नहीं होंगे। तो क्या हुआ, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया गया। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी, कुंभा का बेटा रायमल, इससे विवाह कर दिया गया। तो दैन ही खत्म। और ये भी मतलब हंसाबाई के मध्यस्थता से ही आप मानो। और इसी श्रृंगार देवी ने बाद में जो है यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर आपके गोशुंडी बावड़ी का भी निर्माण करवाया है। पत्नी किसकी थी, रायमल की। ठीक है, तो देखो अब पुत्र वधू बन गई कुंभा की, तो बस झगड़ा खत्म। तो यहाँ पे आपको फैक्ट के रूप में ये ध्यान रखना है। अब आओ आगे, अब बढ़ते हैं। देखो फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना, एक युद्ध हुआ, हालांकि ये 1453 वाली संधि से पहले ही हुआ था, लेकिन अब मैं अलग से ये, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ आ गया समझ में, अब अपन को समझना है अन्य, जैसे कि गुजरात और मालवा से क्या कटु संबंध रहे। तो यहाँ पे एक सारंगपुर का युद्ध आपको ध्यान में रखना है, जिसका सन पूछा जाता है 1437। इस युद्ध को जीतने के बाद ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। ठीक है, ये हुआ है मालवा और मेवाड़ के मध्य। अब मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी था। ठीक है, कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। और मेवाड़ का कौन था, कुंभा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, कुंभा जीता। जीता कौन, कुंभा। महमूद को, इस महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बना दिया। भाई इसके जो कमरबंद और इसके जो भी प्रतीक चिन्ह थे वो छीन लिए और 6 माह तक बंदी बनाया। वो छीनने का मतलब होता है अपमानित करना। फिर बाद में वो बताते हैं कि महमूद खिलजी जो है कुंभा ने राजी कर दियो। 6 महीने बाद में जो है एक कमरबंद वगैरह पाचा दे दिया इन, और इन भेज दियो बटे। ये वहां जाकर कहता है महमूद खिलजी कि मैं जीता था, कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। महमूद खिलजी ने भी वहां जाके मांडू में भी विजय स्तंभ इसने भी बनवाया। ठीक है, विजय के लिए क्या बताता मैं जीता हूं। तो ये 6 माह बंदी बनाकर छोड़ दिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया है। किसने बनवाया है, कुंभा ने बनवाया है। जो मैं अभी लास्ट स्लाइड में आपको विजय स्तंभ अच्छी तरीके से विजय स्तंभ बताने वाला हूं। ठीक है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग है, मैं दोनों ही बता दूंगा आप लोगों को। तो ये अब इसको जब बंदी बना ये छोड़ा है ना, यहाँ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अदूरदर्शी सोच थी कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये वापस आके खतरा बनेगा। ठीक है, कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। कुछ कहते हैं कि ये उदारवादी नीति थी कुंभा की, कि उदारवादी था इसलिए छोड़ा। तो ये सारे इतिहासकार अपनी अपनी राय देते हैं।
आप लोगों को तो स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। आओ भाई देखो अब आगे क्या हुआ। आगे हुए है एक चंपानेर की संधि हुई है। अब यहां पे इससे संबंध खराब है और वहां पे संबंध खराब हो गए अपने किसे, मालवा वाला तो इंसिडेंट हुआ ही, और कुतुबुद्दीन जो अहमदाबाद के आ रहे गुजरात का शासक था उससे भी संबंध खराब हो गए। उससे संबंध खराब हुए नागौर वाले शम्स खां के खातिर। नागौर का शम्स खां था, उसका भाई था मुजाहिद खां, उसको शासक बनाया कुतुबुद्दीन ने नागौर का। फिर कुंभा ने शम्स खां को बनाया, शम्स खां ने बातें नहीं मानी, कुंभा ने वापस निकाला, फिर ये गया गुजरात और फिर भिड़ाए, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कटु संबंध। फिर इनकी जो है कुंभा के विरुद्ध मालवा और गुजरात का गठबंधन होता है, संधि होती है। संधि किसके बीच हुई है? मालवा और गुजरात, ठीक है। हुई किसके विरुद्ध है? कुंभा के विरुद्ध हुई है। कई किताबों में ऐसा लिखा होता है चंपानेर की संधि कुंभा कुंभा कुतुबुद्दीन और ये, ठीक है, महमूद खिलजी, इनके मध्य कुंभा के विरुद्ध हुई है। और हुई किसके मध्य है? मालवा और गुजरात के मध्य। किससे संबंधित कि कुंभा को हराएंगे और राज्य बांट के ले लेंगे। यह है चंपानेर की संधि। तो आपको ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना है चंपानेर की, ये करना 1456 करना है इसको, है ना, 1456 करना है इसे। ये आवल बावल की संधि 1453 थी, ये 1456 के मध्य हुई है, ठीक है, 1456 में हुई है। ये संधि क्या थी? राणा कुंभा के विरुद्ध थी, मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई है, ठीक है। इस संधि के अनुसार ये था कि कुंभा को अपन सब मिलके हरा देंगे और उसके बाद में मेवाड़ को बांट के ले लेंगे। इस संधि के बाद कुंभा पर आक्रमण में दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन दोनों ही हारे। अलग अलग स्थानों पे हारे, घेर कर मारने की वो बना रखी थी रणनीति, लेकिन अलग अलग जगह पे हारे हैं। जिसमें आप लोगों के महमूद खिलजी जो है वो बदनौर के युद्ध में हारा जाता है, और ये बदनौर वर्तमान में कहां है? ब्यावर के अंदर, ठीक है। और इसके यहां पे जीतकर, बदनौर को जीतकर जो है कुंभा यहां पे एक मंदिर बनाता है जिसका नाम है कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता मंदिर, ठीक है। ये यहां तक आपको याद रखना है। इस तरीके से इसका कुंभा का राजनीतिक जीवन जो है वो इस तरीके से चला। लेकिन अभी तक अपन ने जो भागवत पढ़ी उसमें से जो पूछा जाता है वो चंपानेर की संधि, अवल बावल की संधि और सारंगपुर का युद्ध, ठीक है, यही पूछा जाता है। अब आगे जो पढ़ेंगे उनमें से सवाल बनते हैं। तो यहां पे ये ध्यान रखना, लास्ट में उन्माद रोग से ग्रसित हुआ, और जब ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तालाब है मामदेव कुंड, मामदेव तालाब है, उसके पास बैठा था, तब इसी का पुत्र कुंभा का, जिसका नाम है उदा, उस उदा ने जो है कुंभा की हत्या कर दी राज्य लेने के कारण। इसीलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। ये उदा है, इसने इसकी हत्या की, इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता, ठीक है। हालांकि ये उदा भी जो है ना बाद में भागकर चला जाता है मांडू, और मांडू में बिजली गिरने से इसकी मृत्यु होती है। देखो ऊंधा काम करे तो ऊंधी तरीके हो जाए, तो इसकी भी फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रायमल शासक बनता है, ठीक। तो ये था कुंभा का राजनीतिक जीवन। अब पढ़ते हैं कुंभा का सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं। इनको बोला जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे कोई निर्माण करवाया है, साहित्य रचे हैं, संगीत को आश्रय दिया है, विद्वानों को आश्रय दिया है ना। तो यहां पे आप पढ़ते हैं अपन कुंभा और स्थापत्य कला। अब देखो कुंभा ने, कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कहता कौन है? वीर विनोद के अंदर श्यामल दास कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या है, कुंभा को क्या कहा गया? स्थापत्य कला का जनक पहले ही पढ़ा है, वीर विनोद, जिसकी रचना किसने की? श्यामल दास ने की। श्यामल दास ने वीर विनोद के अंदर लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। अब एक्चुअल में यह था कि कुंभा ने कई सारे दुर्गों की मरम्मत करवाई, जीर्णोद्वार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। तो पुनर्निर्माण करवाने से ये जो है कुंभा के बनाए हुए मान लिए जाते थे। जैसे कि कुंभलगढ़ है, अब कुंभा की रानी कुंभल देवी के नाम पे कुंभलगढ़ नाम रखा, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग तो संप्रति ने बनवाया था, मौर्य शासक संप्रति। तो यहाँ पे भी उसका भी पुनर्निर्माण ही हुआ है। तो अधिकांश दुर्गों का कुंभा ने क्या करवाया है? पुनर्निर्माण, ठीक है, वापस बनवाए, मतलब जीर्णोद्धार। तो कुंभा द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित दुर्ग जो है वो ध्यान रखना, एक तो कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, भूमट दुर्ग, ये भूमट दुर्ग बाड़मेर वाला है, और मांडलगढ़ दुर्ग है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य है।
जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन दुर्गों को विस्तार से अपन दुर्ग वाली क्लास में पढ़ेंगे, यहां पे तो सिर्फ कुंभा के अनुसार ध्यान में रखना है। ठीक है, कुंभा ने कई सारे मंदिरों का भी निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया है, तो यहां पे भी निर्मित पुनर्निर्मित दोनों समझना आप, जिसमें से आपके कुंभ श्याम मंदिर आ गया, श्रृंगार चौरी मंदिर आ गया, एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर आ गया, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण भी कुंभा के समय ही हुआ है। दरनक्शा और मगई नदी के किनारे जो है दरनक्शा ने करवाया था। ठीक है ना, तो ये सारे मंदिरों और इनका भी निर्माण और पुनर्निर्माण भी कुंभा द्वारा करवाया गया, इसीलिए तो स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। सबसे ज्यादा निर्माण देखोगे आप तो वो इसके समय हुए, कुंभा के समय। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आओ, देखो कला प्रेमी कितना था कुंभा, देखिए साहित्यकारों को आश्रय देने के साथ साथ कुंभा स्वयं भी विद्वान था। यानी कि यूं नहीं है, खाली यूं नहीं कहते हो कि भाई आप नियमित रहो आप पढ़ो, आप नियमित रहो आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। खुद भी नियमित रहता, खुद भी पढ़ता और पढ़ाता था, इसीलिए खुद भी कहता था। ठीक है, यहां कहीं भी मैं मेरी बात या मेरा जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं कुंभा का जिक्र कर रहा हूं उदाहरण देके कि ये खुद भी जो है विद्वान था, इसने खुद ने भी किताबें लिखी है और इसलिए विद्वानों को आश्रय देता था। आगे बात समझ में, समझदार को इशारा काफी। ठीक है ना, चलिए तो विद्वान साहित्यकार खुद भी था। तो कुंभा के प्रसिद्ध ग्रंथ देखो, संगीत राज जो इसका सबसे मुख्य ग्रंथ, आप इसे सबसे मुख्य कह सकते हो, सबसे मुख्य प्रमुख ग्रंथ आप इसको कह सकते हो संगीत राज। ठीक है, इसके अलावा संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, इस सूढ़ प्रबंध को सुधा प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, कई बार सूढ़ प्रबंध के नाम से पूछ लेते हैं, कई बार सुधा प्रबंध के नाम से पूछ लेते हैं, तो कैसे भी पूछे आप लोगों को सही करके आना है। ठीक है, इसके अलावा रसिक प्रिया, इसको करना प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया टीका है। क्या है? रसिक प्रिया टीका है। रसिक प्रिया यानी ये जो टीका है ना, ये गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। किस पर? गीत गोविंद पर, इस पर को काटना, गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। इसके अलावा चंडी शतक टीका आदि और बहुत सारी है। टीका यानी उसको एक तरीके से यूं कह दो कि उसको, उसका मतलब एक तरीके से उसी के ऊपर लिखा गया नया वर्जन है उसका। ठीक है, ये आप सही मतलब आसान तौर पे इसे समझ सकते हो। संगीत राज जो है उसके 5 भाग है। संगीत राज जो मुख्य ग्रंथ है इसके 5 भाग है और रतिसार जो है इसके 7 भाग है। ये भी इसने कुंभा ने लिखे हैं। ठीक है, संगीत राज तो बताया आपको, रतिसार इसमें नहीं बताया था, ये ध्यान रखना। रतिसार के 7 भाग है और संगीत राज के 5 भाग है। ठीक है, चलिए अब देखो कुंभा के दरबारी विद्वान, ये तो था कुंभा का ही सब कुंभा का खुद का लेखा जोखा है ये। ठीक है, इसने खुद ने लिखे हैं। अब इसके समय जो विद्वान थे, विद्वान के अंदर देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइटर हो, विद्वान के अंदर यानी जिसके अंदर विद्वता है, हो सकता है वो सलाहकार हो सकता है वो शिल्पी हो सकता है वो शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है वो राइटर है, हो कुछ भी है, मतलब वो विद्वान है, उसको किसी न किसी चीज में विद्वता प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब कुंभा के दरबारी विद्वान में देखो कान्ह व्यास, ठीक है, अत्रि भट्ट, और अत्रि पुत्र महेश कहते हैं तो अत्रि का पुत्र महेश भट्ट, मंडन, सारंग व्यास, और ये सारंग व्यास जो है ना ये तो कुंभा का संगीत गुरु था। कौन था? संगीत गुरु था। ठीक है, कान्ह व्यास ने एकलिंग महात्म्य को पूरा किया। नाथा जो मंडन का भाई था, गोविंद जो मंडन का पुत्र था। ठीक है, गोविंद मंडन का पुत्र, और ये तो ये मंडन और ये सारे ये तो देखो क्या थे, एक तरीके से शिल्पी थे, लेकिन इन्होंने किताबें भी लिखी, शिल्प पर आधारित लिखी है। ठीक है, आओ देखो जैसे रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, वैद्य मंडन आदि रचना किसकी है? मंडन की है। तो जिसके पीछे मंडन मंडन लिखा हुआ है उससे याद करना आसान हो जाएगा। हालांकि पशु परिचर के अंदर इतना याद नहीं भी रहना, आप नजर मार लोगे तो भी ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ये मंडन की रचना है। ठीक है, और एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग था इसका भी मैं बताऊं, इसका पहला भाग जिसे राज वर्णन के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? राज वर्णन। ये स्वयं कुंभा ने लिखा,
ये स्वयं कुंभा ने लिखा है, और बाकी जो भाग है वो कान्य व्यास ने लिखे, यानी कि पूरा कान्य व्यास ने किया है। ठीक है, एकलिंग महात्म्य। आगे बात समझ में। देखो, वास्तु मंजरी नाथा की रचना है, और नाथा मंडन का भाई था। द्वार दीपिका और कलानिधि जो है वो गोविंद की रचना है, और गोविंद मंडन का पुत्र था। ठीक है, कुंभा की पुत्री रमाबाई, ये भी इनका विवाह जो है मंडलिक से हुआ था, और मंडलिक ने बाद में इस्लाम ग्रहण कर दिया, तो ये वापस जो आए यहां आ गई थी मेवाड़ में, और इनको अपनी आजीविका चलाने के लिए जावर वाला क्षेत्र दान में दिया गया था। ठीक है, और रमाबाई जो है संगीतज्ञा थी बहुत जबरदस्त, इसलिए इन्हें कहा गया वागीश्वरी की उपाधि दी गई। क्या? वागीश्वरी। ये खुद भी विदुषी थी और इन्हें वागीश्वरी की उपाधि दी गई, कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसलिए इतना देखो, ये पंपाल है, इसीलिए कुंभा को जो क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है और विद्वान कहा जाता है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लास अभी बाकी है, पूरी नहीं हुई, खाली कुंभा अपन ने इतना व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, तो आप लोग राजी हो सको कि हाँ आप व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पेड कोर्स में इतनी मेहनत की जाती होगी। क्यों पेड कोर्स में? इसलिए मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को, आवश्यकता होने पे आपको लेना पड़ता है। उसमें यह होता है कि उसमें लिमिटेड लोग पढ़ते हैं भाई, 1000-2000, तो बस 1000-2000 को ही तो संतुष्ट करना है। यहाँ पे क्या, हमारे कोई लिमिट नहीं है, कोई क्लास लाख विद्यार्थी देख लेते, 2 लाख 5 लाख ऐसे भी देख लेते हैं। तो खुला प्लेटफॉर्म है, कोई भी आके देख सकता है, कोई भी कमियां निकाल सकता है, कोई भी तारीफ कर सकता है। हमें हर क्लास में जोर लगाना पड़ता है। अभी तक मैं 1200 से ज्यादा क्लासेस यूट्यूब पे दे चुका हूं, हर क्लास के अंदर बेहतर करने की कोशिश रहती है, इसीलिए सिलेक्शन का परसेंटेज इतना ज्यादा रहता है, क्योंकि हर कोई पढ़ सकता है, सभी के लिए खुला प्लेटफॉर्म, इसलिए इतनी मेहनत की जाती है। ठीक है, तो नियमित रहना है और आनंद लेना, पढ़ने रहो। देखो विजय स्तंभ, अब ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण विजय स्तंभ से भी पहले हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां पे लिखा हुआ कीर्ति स्तंभ का शिलालेख कह रहा है कि विक्रम संवत 1357, यहां ये जो लिखा है मैं इसे बता देता हूं, विक्रम संवत तो 1357। ठीक है, विक्रम संवत ईस्वी सन से आगे चलता है, और ईस्वी सन देखोगे तो 1301 लिखा हुआ है यहाँ, 1301 ईस्वी सन। तो इसका निर्माण जो है इससे भी पहले हुआ है कीर्ति स्तंभ का। तो एक तो कतई नहीं है, कई जने एक समझते हैं इसको, लेकिन एक नहीं है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ अलग है। ये जो है इसके, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिख रखा है कि ये समर्पित स्तंभ है और जिजाशा ने इसका निर्माण जो है इसमें करवाया है, लेकिन इसके शिल्पी आप देखोगे ना तो अत्रि और महेश है। इसके शिल्पी देखोगे तो अत्रि और महेश। देखो आप, यदि कैसा कंफ्यूजन है, यहां खुद इसका जो है ये कीर्ति स्तंभ का शिलालेख वहीं का फोटो है। इसमें क्या लिख रखा है, प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस भव्य स्तंभ का निर्माण बघेरवा संप्रदाय के श्रेष्ठी जीजा और पुण्य सिंह ने विक्रम संवत 1357-1301 ईस्वी में करवाया। ठीक है, 1357-1301 ईस्वी, 1357 तो विक्रम संवत, 1301 ईस्वी में करवाया। 24.5 मीटर ऊंचा 6 मंजिला स्तंभ चौकोर जगती पर निर्मित है, जिसमें ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर सोपान है, जहां 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है। ठीक है, चलिए ये भाषा है इसके अंदर और ये दे रखा है। अब इसके समीप ही ऊंची जगती पर स्थित 14वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर की योजना में गर्भगृह तथा मंडप युक्त मंदिर का बाह्य भाग मूर्तियों से अलंकृत है। अब देखा जाए तो ये सन क्या दे रखे हैं, 1301 दे रखा है, लेकिन यहां पे बात ध्यान देने लायक क्या है पता है, इसके शिल्पी जो है वो अत्रि और महेश है, और अत्रि और महेश किसके दरबारी विद्वान थे, कुंभा के। किसके दरबारी विद्वान थे, कुंभा के। तो इसलिए अपन को पढ़ना। अब हो सकता है इसमें क्या है, देखो इतिहासकारों से भी चूक होती है। इसमें क्या है, हो सकता है इसका निर्माण जो उस समय किया, लेकिन इसे अंतिम रूप जो है वो अत्रि और महेश ने दिया है, इनके शिल्पी, या फिर जो है यहाँ पे इनसे चूक हुई है। भाई ये शिलालेख उस समय का तो नहीं है, ये तो बाद में इसकी जानकारी के लिए उत्कीर्ण करवाया हुआ है वहीं लगा हुआ, लेकिन बाद में जानकारी के लिए करवाया है। तो यहाँ तो इनको या इसमें, इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें उलझा मत करो, इसमें जितना उलझोगे उतने उलझ के रह जाओगे, इसलिए इसमें उलझा मत करो। इसमें जो जानकारी काम की है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो पढ़ो और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं होती कि कंफ्यूजन वाली चीज ही एग्जाम में पूछी जाए, उसके चक्कर में हम अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं और आखिर में कंफ्यूजन तो बना का बना रहता है। इसलिए उलझना नहीं है, आपको ये इन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, आओ चलो। निर्माण विजय स्तंभ का कुंभा द्वारा
1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध शुरू हुआ, 1448 में ये पूरा हो गया। उपनाम देखो इसे कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू मूर्तिकला का अजायबघर, विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टावर, लोक जीवन का रंगमंच वगैरह बहुत सारे इसके अंदर मतलब इसको बहुत सारे उपनाम दिए गए। आरबीएससी की किताबों के प्रतीक चिन्ह के रूप में, अपने राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचाई इसकी 122 फीट, कहीं कहीं आपको 120 फीट भी लिखी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पढ़ लेना। मंजिलें इसके अंदर 9 है और इसके शिल्पी जो है जैता, नापा, पुंजा, पोमा। ठीक है, सीढ़ियां इसमें 157 है। सीढ़ियां कितनी? 157। और यदि इसको देखते हो तो जीजाशाह द्वारा इसका निर्माण है। 75 फीट इसकी ऊंचाई है। मंजिल इसके अंदर देखो 6 और 7 दोनों, क्योंकि दोनों पढ़ने में आती है। कई बार नीचे के आधार को भी गिना जाता तो 7 पढ़ते हैं और सिर्फ ऊपर की गिनते तो 6। ये आदिनाथ को समर्पित है और इसके शिल्पी जो है वो अत्रि और महेश है। और ये सही है, ऐसा नहीं कि ये जानकारी सही नहीं है। ठीक है, तो सन में कंफ्यूज मत होना, कीर्ति स्तंभ के लिए कह रहा हूं, इसका तो बिल्कुल ही फाइनल है इसलिए। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखो जीजाशाह ने और इन्होंने करवाया है, इसके शिल्पी जो थे ये थे। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया? ओके, इसी के साथ, इसी विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के साथ में ये क्लास यहीं पे पूरी होती है। और बढ़िया से अभ्यास भी साथ साथ में करते रहना। मेवाड़ के तो शासक के सारे टेस्ट जुड़ चुके हैं। ठीक है, फिर अपन मिलते हैं, आप नियमित रहेंगे तो अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।